शाम के 7 बजे निर्मला अपने घर के बड़े से हॉल में यहाँ से वहां लगातार चक्करें काट रही थी और इसका कारण था उसकी 3 होनहार बहुएं। शाम के 7 बज गए, दोपहर 1 बजे की निकली ये तीनों तितलियां अब तक घर नहीं लौटी। कब ये आएंगी, कब रात का खाना बनेगा और कब सभी को नसीब होगा। ओहो, परेशान करके रख दिया है तीनों ने। आधा घंटा और इंतजार करती हूँ, तब भी अगर इन तीनों ने दर्शन नहीं दिए तो मैं ही चली जाऊंगी रसोई में, और क्या। आधे घंटे इंतजार करने के बाद निर्मला खुद रसोई में जाकर पत्ता गोभी काटना शुरू करती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मिल गई फुर्सत तुम तीनों को आने की। अब सब्जी काटना छोड़कर दरवाजा खोलो। कितनी बार कहा है चाबी लेकर जाया करो, पर नहीं, ये भी इनसे नहीं होने वाला। निर्मला जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा पर हाथ में पतीला लिए उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। अच्छा तू है, मुझे लगा, पर इस वक्त इतने बड़े पतीले के साथ? अभी तो हमारे घर पर खाना भी नहीं बना और तू इतना बड़ा पतीला लेकर आ गई। क्या चाहिए भाई? बाप रे बाप निर्मला, बोलने के पहले सोचती भी है क्या तू? या जो दिमाग में आता है बोलना शुरू कर देती। देख तो ले पहले कि पतीला खाली है कि नहीं। सुबह तेरी बहू से 1 कटोरी चीनी मांगी थी मैंने, उसने जरा सी चीनी इतने बड़े पतीले में डालकर दी थी। अब तुझे खाली पतीला तो लौटा नहीं सकती थी, इसीलिए रात को दम आलू की सब्जी बनाई ताकि तुझे पतीले में डाल कर दे सकूं। अब रात को सब्जी मत बनाना, सबका खाना हो जाए उसी हिसाब से लेकर आई हूँ। अरे विमला, मुझे माफ कर दे, मैंने बेकार में ही तुझे इतना भला बुरा कह दिया। आजा आजा अंदर आजा। विमला निर्मला के घर के अंदर आती है और देखती है उसके घर में कोई नहीं है। ये सभी तुझे छोड़कर कहाँ चले गए निर्मला? ये चारों तो दुकान पर गए। बड़ी बहू क्या कर गई थी, सहेलियों के साथ पिक्चर जा रही हूँ, शाम तक आती हूँ। और उसकी शाम तो तू देख ही रही है, दूसरी कमाई का 10 मिनट की दूरी पर है। 1 घंटे में आ रही हूँ मम्मी जी। क्या कर गई थी? 6-7 घंटे से ऊपर हो गया। और तीसरी कहा किटी पार्टी से लौटने का वक्त 9-10 बजे का ही है, बस इसलिए अकेली हूँ। अभी घर पर ये मुझे ताने दे रहे थे, निर्मला को देख कैसे अपने तीनों बेटों की शादी कर 55 की उम्र में फ्री भी होगी, और एक तू है जिससे ना बेटी भी आई जा रही है ना बेटे। पर अब तेरी हालत देख कर लगता है कि बहुएं ना आए वही अच्छा है। क्या फायदा ऐसी बहुओं का जो दिन भर सड़कों पर वैली डोलती रहे। फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। एक तो उम्र का तकाजा, अर्थराइटिस की पेशेंट हूं मैं, और ये सभी ना एक एक करके आते हैं। अब सभी के लिए यहाँ से दरवाजे तक उठकर जाओ और दरवाजा खोलो। अरे रे रे निर्मला, भगवान तुझ जैसी दुर्दशा किसी को ना दे। अभी ही निकल जाऊंगी वरना तुझे फिर से दरवाजा खोलना पड़ेगा। इस बार दरवाजे पर संतोष और उसके तीनों बेटे होते हैं। आ गए आप सब, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, काफी देर हो गई दुकान से लौटने में। अभी 2 मिनट में आटा लगाकर खाना जमा देती हूँ। निर्मला रसोई में आटा लगा रही थी कि फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और इस बार दरवाजे पर होती है उसकी 2 बहुएं, प्रिया और नेहा। पापा जी, आप सब खाने पर भी बैठ गए? वही तो, आप सभी के चक्कर में मैंने किटी पार्टी में खाना भी नहीं खाया, वक्त से पहले आ गई मैं। मैंने सोचा था हम सभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे। अब इतनी देरी से घर लौटने के बाद कब हम सब खाना बनाएंगे, कब आप सबको नसीब होगा। तभी पीछे से नेहा हाथ में 2-2 थैलियां लिए अंदर आती है। अरे वाह, आप दोनों पहले ही आ चुकी हो। मुझे लगा पता नहीं आप दोनों कब आएंगे, इसलिए मैं सभी के लिए डोसे लेकर आ गई। तुम तीनों ने अपने पास फोन क्यों रखा है, सजाने के लिए? सुबह से नहीं तो भी 100 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं, पर तीनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। 1 पतीला सब्जी देकर गई है विमला। ये सब डोसे ही खा लेंगे तो सब्जी कौन खाएगा? और वो आटा जो मैंने लगा कर रखा है, और वो पत्ता गोभी, वो तो मैंने काट के रखी है। अरे निर्मला जी, एक तो बहुएं आपकी फिक्र करती हैं और एक आप है जो उनसे ही परेशान रहती हैं। बैठिए, अब गर्मा गर्म डोसे आ गए तो खा लीजिए, बचा हुआ सामान कल इस्तेमाल हो जाएगा। अगली सुबह 6 बजे उठकर निर्मला रसोई में जाती है और देखती है रात के झूठे बर्तन अभी भी वहीं हैं। हर रोज इस तरह झूठे बर्तन नहीं धोती रही तो ये तीनों तो और काम नहीं करेंगी। अब तो चाय तभी बनेगी जब बर्तन बहुएं धोएंगी। आज निर्मला ने भी बर्तन साफ नहीं किए और हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। निर्मला जी, जरा 1 कप मसाले वाली चाय तो पिलाइए, और हाँ, आज जरा अदरक इलायची अच्छे से डालिएगा। या अचानक जो धूप के बाद बारिश हो रही है ना, उसके कारण गले में बड़ी खराश हो गई है। 3 बहुएं ला दी है मैंने आपके लिए, उनसे करिए फरमाइश। एक अदरक इलायची कुटेगी, दूसरी चाय बनाएगी, तीसरी लाकर परोस देगी। मतलब आप चाय नहीं पिलाएंगी मुझे? अरे जी, मेरा मतलब है रोज तो चाय मैं खुद ही बनाती हूँ, और आज खुद ना मेरा मन है बहू के हाथ की चाय पीने का।
सुरेश से झूठ कहकर निर्मला जी सोफे पर पैर समेटकर बैठ जाती हैं। एक एक कर उसकी तीनों बहुएं और बेटे अपने अपने कमरे से बाहर आना शुरू करते हैं। इतनी जल्दी चाय खत्म भी हो गई मम्मी जी? चाय बनाई नहीं है मैंने, आज तो तुम ही चाय बनाओगी और मैं पीऊंगी। मैं क्यों मम्मी जी? मेरा मतलब है जाओ गीता जरा चाय बना लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। वही तो भाभी, एक बार के लिए मैं पूरा का पूरा खाना तैयार कर सकती हूँ, पर चाय मुझसे नहीं बनती। इसके पहले ना 2 बार ट्राई भी किया था मैंने, दोनों बार फेल रही। याद है मम्मी जी जब आप मुझे देखने आई थी, सर्दियों के मौसम में भी मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक परोस दी थी और उसका कारण था मेरा और चाय का 36 का आंकड़ा। चाय बनाते वक्त दूध फट गया। ये दोनों तो पीछे हो गए। अगर चाय बनाना मेरे मत्थे आ गया तो उसके लिए बर्तन धोने ही पड़ेंगे मुझे। अभी तो मैंने मैनिक्योर करवाया। नहीं। कान पर फोन लगाकर नेहा बात करती हुई घर से बाहर निकल जाती है। पर आज तो निर्मला देवी ने ठान रखी थी वो बर्तन साफ नहीं करेंगी। 2 घंटे बाद काम वाली हमेशा की तरह बेवक्त आती है। कम्मों के लिए पूरी रसोई ही वॉश बेसिन में रख देती है क्या भाभी आप? आज तो सॉस पेन और कप भी नहीं धोया आप लोगों ने। अरे चाय बनी भी है कि नहीं? ये किस तरह से बात कर रही हो अपनी मालकिन से तुम कम्मो? औरतों के मामलों में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर बैठकर नाचोगी। एक तो 8 बजे की जगह 11-12 बजे आती हो, ऊपर से हमारे बर्तनों का हिसाब कर रही हो। कोई जरूरत नहीं कल से आने की। हे भगवान, अगर गुस्से में जेठ जी ने कम्मों को निकाल दिया तो भाभी बर्तन हमें ही धोने पड़ेंगे। अरे जी आप जाइए ना, मैं लगाती हूँ इसकी क्लास, जाइए आप। प्रेम को रसोई से भेजकर प्रिया और उसकी देवरानियां कम्मों के आगे बिछ जाती है। जेठ जी तो कुछ भी बोलते हैं कम्मो, इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। ये पकड़, पूरे 10 लोगों के हिसाब से गूथा हुआ आटा है, जाकर आराम से घर पर रोटियां बना लेना। सब्जियों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं ये तो तुझे भी पता ही होगा, पर तेरे लिए ये पकड़ कटी हुई सब्जियां, घर जाकर सिर्फ सब्जी छौंकनी होगी। हाँ, और गीता जल्दी से वो रात के दम आलू तो लेकर आ जो हमने रेस्टोरेंट से मंगवाए थे। बस सबका ये प्यार देखकर ना कम्मो हर बार रुक जाती है, वरना भाभी कम्मो के पास काम की कमी नहीं है। ना के बराबर नाश्ता बनाकर निर्मला की तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। ये तूने खाना बनाया है बहू या बना बनाया खाना परोस दिया है? ये वही रोटी है ना पैकेट वाली, बस गैस पर गरम करो और परोस दो। एक रोटी 12 रुपए की पड़ती है, और वैसे अगर आटा लाकर घर पर खाना बनाया जाए तो उसके आधे के भी आधे दाम में पूरा घर नाश्ता कर ले। जी मम्मी जी, पर आज ना नाश्ता मैंने बनाया ही नहीं है, मैं तो टॉयलेट साफ कर रही थी। आप नेहा से पूछिए ना। मुझे क्या पता होगा मम्मी जी, मैं तो कम्मो को काम समझा रही थी। बड़ी बहू दूसरी बहू पर इल्जाम लगाती है, दूसरी तीसरी पर, और हमेशा की तरह इस बार भी तीनों बात घुमा देती है। ठीक है मम्मी, अब मैं निकलता हूँ। सुनिए ना कर्ण जी, वो मुझे ना 2000 रुपये चाहिए थे। हाँ तो ये लो। करण जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है निर्मला उसका हाथ पकड़ लेती है। रोक, ऐसे कब तक तुम तीनों 1500 दे देकर मेरी प्यारी बहुओं की परेशानी बढ़ाते रहोगे? हाँ, जितने छुट्टे पैसे उतना छुट्टा काम। मैं तो कहती हूँ इस महीने से मैं इनका खर्चा संभालना शुरू कर देती हूँ, फिर महीने के आखिर में टोटल जितने पैसे लगे होंगे वो तुम मुझे दे देना। बड़ा सही कहा निर्मला जी आपने, ऐसे हमें भी पता रहेगा कहाँ कितना खर्च हो रहा है। और अगली सुबह से चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। दोपहर के 12 बजे। मम्मी जी एक बार 300 रुपये दीजिएगा तो। वो क्या ना, मुझे आज शाम मेरी एक फ्रेंड के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है। यूं तो सभी चांदी सोने के गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, पर उसने कभी मुझे 200 से ऊपर का गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं भी क्यों दूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। वो तो ठीक है बहू, पर पैसे तुझे एक शर्त पर मिलेंगे। शर्त? कैसी शर्त मम्मी जी? बात 300 की है, तो फिर इसके बदले तुझे घर के सारे कमरों के चादर बदलने होंगे। क्या? हाँ, अगर तुझसे ये नहीं हो रहा है तो रहने दे, आज पार्टी में मत जा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं कोई कामचोर थोड़ी ना हूँ। अब बेफिक्र रहिए, अभी आधे घंटे में सारा काम हो जाएगा। और 300 रुपए के लिए गीता को अपने हाथ पर हिलाने ही पड़ते हैं। कुछ देर बाद निर्मला रसोई में जाती है, जहाँ नेहा और प्रिया आपस में बातें कर रही थी। दिन भर रसोई में खड़ी खड़ी दोनों आपस में चटर पटर करती रहती है, इसीलिए तो खाना नहीं बन पाता। रसोई पूरी तरह बिखरी हुई थी। एक तरफ सूखा रखा हुआ आटा था, वहीं दूसरी तरफ कच्ची सब्जियां थी, पर ना ही नेहा ना ही प्रिया कोई काम करना चाह रही थी। अपने हाथ से 500 रुपए का नोट किचन में गिराकर निर्मला आगे बढ़ती है। अरे मेरे 500 रुपए गिर गए। ये मेरे 500 रुपए भाभी, 2 दिन से खोए हुए थे, वापस दीजिए मुझे। अरे तेरे 2 दिन पहले के खो गए थे ना, तो अभी तक यहीं थोड़ी ना पड़े रहेंगे। कम वो तो रोज रसोई में झाड़ू लगाती है।
अब कैसी झाड़ू लगाती है वो, ये भी तो हमसे छिपानी है। अगर ये पैसे मेरे नहीं है तो आपके भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो मेरे साथ स्लैब के पास खड़ी थी और ये नोट तो दरवाजे के पास गिरा था। अरे अरे, कितना कलेश करोगे तुम दोनों। ये 500 का नोट मेरा है, पर हाँ ये तुम दोनों का हो सकता है। मेरा मतलब है तुम में से किसी एक का, पर उसकी ना एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी जी? 500 की बात है तो मैं करने को तैयार हूँ। ये तो कभी कोई काम ही नहीं करना चाहती मम्मी जी, इन सबको बस आराम चाहिए। अब मुझे बताइए क्या करना है। आलू, भिंडी, प्याज किस तरह बिखरा हुआ है, अच्छे से बारीक बारीक काट कर सब्जी के रूप में मेरे सामने हाजिर होने चाहिए। और ये अच्छा सूखा आटा रोटियों में बदल जाना चाहिए। ये जिसने भी पहले कर लिया 500 उसके। ये सुनते ही अब तक काम ना करने का बहाना ढूंढ रही निर्मला की दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। मैंने तो सब्जी भी काट ली और छौंक भी बस लगने ही वाला है। 2 मिनट में आटा गूंथकर 2 रोटियों के साथ कटोरी भर के मम्मी जी को परोस दूंगी। मम्मी जी ने तो सिर्फ रोटी सब्जी की बात की थी, कितनी रोटियां सेकनी ये तो नहीं कहा था। मेरा तो खाना 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, तब तक तुम आटा ही गूंथती रहना। अरे अरे भाभी, आपने तो खुद जैसा नकारा समझ लिया मुझे। और 15 मिनट के अंदर ही नेहा और प्रिया खाना बनाकर अपनी सास के सामने परोस देती है। आहा, दुविधा में डाल दिया तुम दोनों ने मुझे। अब तुम दोनों में से किससे 500 रुपए दूं मैं? इतना क्या सोच रही है मम्मी जी, मुझे दे दीजिए ना। पर फिर ये तो तेरी जेठानी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना बेटा। अच्छा चलो, जब तक मैं ये दोनों थैलियों का खाना खाकर खत्म करती हूँ, तुम में से जिसने भी पहले 10 रोटियां बना दी 500 उसका। आराम से निर्मला खाने का मजा ले रही थी और आज पहली बार उसकी दोनों बहुएं डिनर तैयार कर रही थी। एक बहू ने चादरें बदल दी, ये दोनों 10-10 रोटियां बना देगी, 20 रोटी में डिनर तो हो ही जाएगा। चलो मेरा काम तो हो गया। कई दिनों बाद अपनी बहू के हाथ का बना खाना खाकर निर्मला वॉशरूम जाती है, जहां उसकी नजर खाली फिनाइल की सीसी पर पड़ती है। ऐसे टॉयलेट साफ करती है ये लड़कियां, एक बार में पूरी सीसी ही खत्म करती। आए दिन बाहर से खाना मंगवाना और रसोई के राशन को बर्बाद करना। पर अब नहीं, इनके खर्चीले हाथ को कंट्रोल कर एक एक काम इनसे ना करवाया मैंने तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। शाम को गीता तो अपनी सहेली के बेटे की बर्थडे पार्टी में चली जाती है और नेहा और प्रिया रह जाती है घर पर। अपने घूमने फिरने की आदत से परेशान नेहा का मन कुछ खाने का करने लगता है। चलिए ना भाभी, जरा बाहर टहल कर आते हैं, चाट पुचकी भी खा लेंगे। गीता तो घूमने चली गई, आज तो कोई किट्टी भी नहीं है जिस बहाने मैं बाहर निकल सकूं। सिर्फ चाट पुचकी क्यों, किसी कैफे में चलते हैं ना। अरे वाह भाभी, आप पार्टी दे रही हो, फिर क्या दिक्कत है। चलो चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं कहां से दूंगी पार्टी, मुश्किल से 250 रुपए है मेरे हाथ में। खर्च जब प्रेम से लेती थी ना तो जब मन आए 1000, जब मन आए 2000 ले लेती थी। राशन में भी नहीं तो भी 15,000 का घपला कर लेती थी। अब तो पैसों पर कुंडली मारकर मम्मी जी बैठ गई हैं। 250 रुपए हाथ में लेकर क्या खर्च करूंगी मैं। एक ब्रांडेड कॉफी तक नहीं आएगी 250 रुपए में। 2000 में तो आ जाएगी ना बेटा। 2000 में तो उसके साथ और भी चीजें आ जाएंगी मम्मी जी, पर हमें 2000 देगा कौन। घर का राशन खत्म हो गया है बहू, अब राशन लेने इस बुढ़ापे में मैं तो जाऊंगी नहीं। जाना तुम दोनों को ही है। कल सुबह तुम दोनों को राशन लेकर आना है। मेरा मतलब है तुम तीनों को इस बारे में गीता को भी बता देना। तुम तीनों में से जिसने भी 1 महीने का राशन सबसे कम पैसे में जुगाड़ कर लिया, उसे 2000 के 5000 मेरी तरफ से। हर रोज बेवक्त उठने वाली निर्मला की बहुएं आज 6 बजे ही उठकर तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर आती हैं। अरे गीता, तू भी उठ गई, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है, इतने सुबह सुबह उठ गई तुम तीनों। वो दोनों तो उठेंगे ही ना, पर किसी ने चाय तो बनाई नहीं होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, मुझे बाजार जाना है। अरे पर बाजार को खुलने में अभी देरी है बेटा, 9 बजे के पहले कौन सी दुकान खुलती है। दुकान खुली नहीं होगी तो खुलवा कर रेट लगवा लूंगी पापा जी। खाने के लिए सभी खाने के टेबल पर आकर बैठते हैं, पर बहुएं तो घर पर थी नहीं। नाश्ता निर्मला को ना बनाना पड़े इसलिए कर्ण कहता है, मैं बाहर से नाश्ता मंगवा लेता हूँ मम्मी। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इतना दिमाग इसीलिए लगा रही हूँ ताकि खर्च कम हो सके। और जो पैसे तुम तीनों की बीवी आड़े टेढ़े कारण बनाकर तुम लोगों से ले लेती है, उन पैसों के बदले उनसे काम करवाया जाए। और वैसे भी 500 रुपए का लालच देकर नाश्ता भी रात में ही बनवा लिया था मैंने उन दोनों से, अभी गर्म करके लाती हूँ। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी अपना टेंडर लेकर तीनों बहुएं निर्मला के पास पहुंचती है। महीने का राशन सिर्फ 12,000 में? तुम तो मुझसे पूरे 30,000 लेती थी नेहा।
मेरा टेंडर तो 11,000 का ही है मम्मी जी, और वो भी इसमें A1 क्वालिटी का राशन आएगा। मैं तो इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि आप दोनों अपना अपना रेट बताएं, फिर मैं अपनी जबान खोलूं। मुझे तो 10,000 से भी कम में राशन मिल गया मम्मी जी। अब आप बताइए, हम में से किसे एक्स्ट्रा 5,000 मिलेंगे? मतलब कि इस रेट में तुम तीनों चाहती तो मार्केट से राशन ला सकती थी, या लाती होगी और बचे पैसे गायब कर देती होगी। ये क्या हरकत है बहू? आए दिन हमारे घर में खाना बनता ही नहीं था, और कारण कभी तुम्हारी किटी पार्टी, कभी तुम्हारी बिगड़ती तबीयत। और तुम तो कहती थी प्रिया कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, तो आजकल खाना कैसे बना लेती हो तुम? ये सब हमारी गलती है कि हमने कभी घर का खर्च का हिसाब ही नहीं पूछा। इस कारण तुम तीनों ने इतनी हेरा फेरी की। पर अब नहीं, अब जो मम्मी ने कैलकुलेट किया है उतने ही पैसों में तुम तीनों घर भी चलाओगे और अपने खर्च भी मैनेज करोगी और घर का खाना भी बनाओगी। और जरा से पैसों के लालच में 3 बहुओं का राज खुल जाता है, और आज के बाद में अपने नखरों को छोड़कर निर्मला की तीनों बहुओं को रसोई का काम अपने सर उठाना ही पड़ता है। कितने प्यारे लगते हैं प्रेम सोते हुए। कहीं इन्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। किया अपने फोन पर एक प्यारा सा गाना बजा देती है और आगे बढ़कर अपने गीले बालों को झटक कर अपने पति को उठाने उसके करीब जाती है। पर जैसे ही किया के बालों का पानी प्रेम के मुंह पर पड़ता है, वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या है ये सब? क्या था ये? अरे अरे घबराइए मत, मैं हूं आपकी अर्धांगिनी किया। एक सेकंड आप रुकिए। अपनी आंखों से काजल निकालकर किया प्रेम के कानों के पीछे लगाते हुए कहती है, शादी की बात का ग्लो ऐसा दिख रहा है आपके चेहरे पर कि आपको किसी की ना सही मेरी नजर जरूर लग जाएगी। ये सब क्या है किया? ये सब पागलपंती मत करो। नींद खराब कर दी बेकार में तुमने मेरी। आज भर तो ऑफिस की छुट्टी थी, वो भी वेस्ट हो गई। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको उठाने आई? ठीक है, आप फिर से सो जाइए, मैं गाना बंद कर देती हूँ। दोबारा सो जाऊं ताकि मेरे सर में दर्द हो जाए। प्लीज यार किया, बस करो। शादी की पहली सुबह ही किया की अपने पति से अनबन हो जाती है। मुंह झुकाए किया अपने कमरे से बाहर आती है। क्या बात है बहू, कमरे में जाने के पहले तो तू बड़ी खुश थी, कोई बात हुई क्या? प्रेम चिड़चिड़ा रहे हैं मम्मी जी, लगता है इनको किसी की नजर लग गई है। अरे तूने उसे नींद से उठाया था ना? हाँ उठाया था मम्मी जी, पर बड़े प्यार से। अरे इसीलिए वो चिढ़ गया होगा। तू छोड़ दे उसे, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। पर किया कहाँ मानने वाली थी। वो तो प्रेम के मूड को ठीक करने की ठान लेती है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, तो आज ये नुस्खा मैं भी अपना ही लेती हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिसे खाकर वो वाह वाह करते रह जाएंगे। और किया प्रेम के लिए बड़े प्रेम से खीर पूरी सब्जी बनाकर टेबल पर लगाती है। अरे वाह बहू, इतना कुछ बना दिया तूने, मानना पड़ेगा। नहीं प्रेम के पापा? हाँ बहू, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? शादी का खाना भी तो बचा हुआ था, वही खा लेते हम। अरे नहीं पापा जी, वो तो बासी हो जाता ना, मेरे रहते आप लोग बासी क्यों खाएं? ये बोलना कि प्रेम के मूड को अच्छा करने के लिए तूने इतना सब बनाया है। ले आ गया प्रेम, अब तू भी बैठ जा बहू, सब साथ में ही खाते हैं। खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही संतोष अपनी जेब से 1100 रुपये निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बहू तूने, मन खुश हो गया। वाकई, तुझे कैसा लगा प्रेम? खाना है, खाने के जैसा ही होगा ना। ये कहकर प्रेम सीधा अपने कमरे में चला जाता है और मूवी देखना शुरू कर देता है। छुट्टी का दिन हो, सभी एक साथ बैठे हो और घर में कोई नई खरीदारी करने की बात ना उठे, ऐसा हो सकता है क्या भला? शाम के वक्त सभी एक साथ बैठे हुए थे, तभी प्रेम कहता है, मैं सोच रहा था एक नई कार ले लूं पापा, टाटा की लूं या फिर हुंडई, क्या सही रहेगा? तो अपने बजट के हिसाब से देख ले बेटा, अब आगे उस गाड़ी को तुझे ही तो चलाना है, वैसे मारुति भी देख सकता है। हॉल में हो रहे डिस्कशन को सुनकर फौरन किया बाहर आती है और कहती है, मैं तो कहती हूँ अगर हम गाड़ी लेने की सोच ही रहे ना, तो क्यों ना थोड़े और पैसे मिलाकर लग्जरी कार खरीद ले। जब घर के बाहर महंगी गाड़ी खड़ी रहेगी ना, तो अपने आप रेपुटेशन बढ़ जाएगा हमारा। बस मुंह खोला और बोल दिया तुमने, हद हो तुम भी सही में। अरे बेटा, वो भी तो हिस्सा है ना इस घर का, उसकी भी तो सुन। क्या ही सुनो मम्मी, क्या पता है इसे हमारी पसंद नापसंद के बारे में। अरे ये तो नहीं है इस घर में। और इस तरह हर बार प्रेम किया की बातों को काटता जाता।
एक शाम प्रेम अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है। और भाभी, आपको इस लड़के ने बताया कि नहीं अपने पास्ट के बारे में? बड़ा रंगीला किस्म का था हमारा प्रेम। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपके दोस्त ने। क्या भाई, इतनी प्यारी भाभी से चीजें छिपा रहा है तू? हाँ, जिससे जितना पता होना चाहिए पता है उसे। मम्मी को सब पता ही है। अब जो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा उसे क्यों ही मैं कुछ बताऊं? क्या बोल रहा है तू? भाभी सुन रही है ना? सॉरी टू से भैया, यही बात मेरे पति ने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे कही होती ना, तो आज मैं उसकी दुर्दशा कर देती। एक पत्नी अपना पूरा घर संसार छोड़कर आती है पति के लिए, और उसके बाद जब उसे इम्पोर्टेंस न मिले तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अपने घर को छोड़कर जाकर सड़क पर थोड़ी ना बैठ गई है वो भाभी। यहाँ भी घर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ऐसा भी नहीं है कि सारा काम उसे खुद करना पड़ता है। मम्मी भी तो है मदद करने के लिए, काम वाली भी है घर पर। तो अपने घर को छोड़कर आना मुझे तो कहीं से बड़ी बात नहीं लगती। यही ऑफर कोई मुझे दे तो मैं तो उठकर चला जाऊं। इसी तरह शाम बीत जाती है। कुछ देर बाद अंकिता कहती है, याद है भैया कैसे हम कॉलेज के वक्त अपने रेगुलर वाले रेस्टोरेंट में जाते थे? क्यों ना आज भी वहीं चले, उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। क्यों सुशील, वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लिए। तो मैं भी चलती हूँ ना, वैसे तो मेरा फास्ट है, मैं बाहर कुछ खा तो नहीं पाऊंगी, पर आपके लिए कुछ कपड़े ले लूँगी। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का आइडिया ही कितना है। नहीं हो तुम, रहने दो, मैनेज कर लूंगा मैं। और अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। और ये बात ममता के दिल को भी चुभ जाती है। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? हर वक्त तेरी इंसल्ट करता रहता है और खुद के लिए स्टैंड लेने की बजाय तू उसके आगे पीछे घूमती रहती है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे अब खाना भी पूछने की। अब जो करना है मैं करूँगी। और अपनी बहू की सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए ममता उसे घर का कोई भी काम करने से मना कर देती है। अगली सुबह ना कमरे में चाय आई, ना ही किसी ने मुझे उठाया। अब ऑफिस जाने में लेट होगा ना मुझे। ये सब क्या है किया? इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस घर में तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो लड़का अपनी बीवी का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मम्मी? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझे खो चुका है बेटा, और ना ही अब मैं तुझे ऐसे घर पर अपने सामने देखना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? माफ़ी मांग लूँ क्या किया से? माफ़ी मांगने से तेरे मन में इसके लिए जो जज्बात है वो बदल नहीं जाएंगे बेटा। तुझे ये घर और अपनी माँ का प्यार वापस चाहिए तो तुझे कुछ दिन अपने ससुराल में बिताने होंगे। अरे बस इतनी सी बात। मम्मी तुम भी ना मुझे डरा देती हो। मैं अभी अपना सामान बांधकर किया के साथ उसके घर रहने चला जाता हूँ। और ये तो और भी अच्छा है, शायद इसके बाद तुम्हें ये पता चल जाए कि किया यहाँ रहकर हम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही। अरे दामाद जी अपनी बीवी का हाथ पकड़े अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मेरे घर जा रहे हैं, यानी कि वहाँ प्रेम मैं रहूँगी और किया आप। इस बात को भूलिएगा मत, समझ गए ना आप? और दरवाजे पर ही अपने पति को ये बात कहकर किया दहलीज लांग कर आगे बढ़ जाती है। पर दामाद जी को देखकर सभी आगे बढ़कर उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछने लगते हैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो मम्मी? ये इन्हीं का घर है, कुछ ज़रूरत होगी तो ये खुद ले लेंगे। ले लेंगे ना प्रेम? हाँ उसमें क्या है, रसोई में काम ही कितना होता है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं यहाँ आपका बेटा बनकर आया हूँ। और अंकल जी आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूँगा। वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लिया और घर पर काम ही कितना होता है। 10 मिनट बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपने ससुराल में अकेले बैठकर प्रेम को बोरियत लगने लगती है। जैसे ही वो कमरे में लेटने के लिए जाता है किया वहां आकर उसे कहती है, घर पर सभी बैठे हैं और आप सोने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? तभी वहां विनीत आ जाता है। दामाद जी आराम कर रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, शादी में वो आपसे मिल नहीं पाए थे तो आज ज़रा मिल लीजिएगा। ज़रूर पापा जी, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। और नहा धोकर प्रेम बाथरूम से बाहर आता है। ये कपड़े कहाँ सुखाने हैं? इनर कैसे सुखाऊं? मम्मी जी भी है घर पर, गेस्ट भी आ रहे हैं, और अपने कपड़े कहाँ धोऊं? हद है। कपड़ों को लेकर प्रेम इधर से उधर घूमता रहता है। फिर वो किया के पास जाता है। अरे किया, कहाँ धोऊं कपड़े और कहाँ सुखाऊं? और सुनो ना, कोई फुल ट्राउज़र है क्या पापा का? दे दो ना। मैं तो बॉक्सर लेकर आ गया हूँ, मम्मी के सामने हाफ पैंट भी सही नहीं लगेगा ना। कॉमन बाथरूम में है वॉशिंग मशीन, धो लो कपड़े और कपड़े बालकनी में डाल देना।
अपने कपड़ों को धोकर सुखाकर प्रेम बाहर आकर हॉल में बैठ जाता है। बड़ा थक गया आज तो। क्या खाना डाल दो तो जरा। भूल गए क्या प्रेम? यहाँ प्रेम मैं हूँ, खुद ले लो खाना। रोटी बनी हुई है, सब्जी बना लेना। फ्री ही तो हो तुम। अरे हाँ तो बना लूंगा, उसमें क्या है। और प्रेम रसोई में जाता है जहाँ उसे ना ही मसाले दिखते हैं ना सब्जियाँ। किसी और की किचन में कोई खाना कैसे बनाए, कोई सामान ही नहीं मिल रहा है यहाँ। अरे बर्तन कहाँ रखते हैं ये लोग। किसी तरह प्रेम कुकर ढूंढ लेता है। ये सही है, अब आलू उबाल देता हूँ, पर इसमें लगाने के लिए सीटी तो है ही नहीं। अब इतनी बड़ी रसोई में सीटी कहाँ होगी, ये प्लान तो कैंसिल रहा। चॉपिंग बोर्ड ढूंढता हूँ और कच्चे आलू ही काट लेता हूँ। जैसे तैसे प्रेम आलू धोकर काटना शुरू करता है, जिसमें उसकी उंगली कट जाती है। अय्या, हे भगवान, क्या। भागती हुई किया प्रेम के हाथों में बैंडेज लगाती है। पसीने से लथपथ प्रेम किया को देखता रह जाता है। ट्राउजर टी शर्ट में ये सब बनाने में मेरी ये हालत हो गई। तुम तीनों वक्त इतना कुछ बनाती हो और वो भी साड़ी पहनकर। कितनी गर्मी लगती है किचन में। आप जाइए, मैं सब्जी बना देती हूँ। नहीं किया, तुम अपने घर पर हो, आज प्रेम हो ना, तुम आराम करो, मैं बनाता हूँ। और किसी तरह प्रेम आड़े टेढ़े आकार में आलू को काटता है। अब आगे क्या करना है, मैं तो कभी किचन में गया ही नहीं। मम्मी कढ़ाई में कुछ डालती तो थी, तेल हाँ, पर कौन सा तेल डालूं, वीडियो में देखता हूँ। और वीडियो में देखकर किसी तरह जब तक प्रेम सब्जी बनाता है, मेहमान आ जाते हैं। प्रेम सभी को खाना परोसता है। ये कैसी सब्जी बनाई आपके नौकर ने, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। ये नौकर नहीं है, ये हमारे दामाद जी है भाई, सोचकर बोला कीजिए। अरे कहाँ हमारी बिटिया और कहाँ ये, कितने रिश्ते भिजवाए थे मैंने तेरे पास और तुझे ये पसंद आया, हद है तो भी। सुरेश भैया जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं, पर मन के बिल्कुल साफ है। आप इनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा दामाद जी, मैं इनकी जगह माफ़ी मांगती हूँ। घर पर जो काम करता है अक्सर उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है मम्मी जी। तो अंकल जी ने जो कहा अपने हिसाब से सही तो कहा। आप लोग भी खाने पर बैठिए और बताइए कैसी बनी है सब्जी। पहली बार बनाई है मैंने। सभी खाना शुरू करते हैं और एक एक कर जैसे ही सभी निवाला मुंह में लेते हैं, उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अच्छा नहीं बना क्या खाना मम्मी जी? सबके खाने का स्वाद अलग होता है ना बेटा जी। आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, पर वो क्या है ना, इस घर में आप नए नए हैं, धीरे धीरे आप भी हम सबके स्वाद को पहचान जाएंगे। सुनकर ऐसा लगा मानो आज मेरी ही कही हुई बात कोई और दोहरा रहा हो, पर इज्जत के साथ। मैंने तो तहजीब भी नहीं रखी थी। खैर मैं भी खाने पर बैठ जाता हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और जैसे ही प्रेम खाने का निवाला अपने मुंह में डालता है, हे भगवान, इतना ज़्यादा नमक, छी, पूरा मुंह ही खराब हो गया। आप लोग कैसे खा रहे हैं इस खाने को? और क्या किया तुमने तो मुझे बताया होता। बता तो सकती थी मैं, पर तुम पापा जी मम्मी जी को छोड़कर यहाँ आए हो, और इतनी मेहनत से तुमने हम सबके लिए सब्जी बनाई, तो वो भी पसीने में भीग भीग कर। और खाना तो खाना ही होता है ना, इसलिए जैसा भी हो खा लेना चाहिए और बनाने वाले की तारीफ ही करनी चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेम फिर से अकेला महसूस करने लगता है। यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा, किसी और के घर में सोफे पर आराम से फैलकर सो भी नहीं सकता। कमरे में जाऊंगा तो पता चला कोई आ गया। एक तो ये ट्राउज़र पहनकर इतनी गर्मी लग रही है कि क्या कहूँ। किसी के पास जाकर दो मन की बात भी नहीं कह सकता। मम्मी यहाँ होती तो अपना पहली बार का किचन में काम करने का एक्सपीरियंस उससे शेयर करता। ये कहते हुए प्रेम को एहसास होता है कि किया को उसके घर में कैसा महसूस होता होगा। किया भी तो अपने घर को छोड़कर मेरे यहाँ आई है। कितनी मेहनत से वो पूरे घर का ख्याल रखती है, और मैं ना तो कभी उसकी तारीफ करता हूँ, उल्टा उसे ताने देता हूँ। सो अलग, कितना अकेला महसूस करती होगी वो वहाँ। थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। जैसे ही प्रेम बाहर जाता है, पड़ोस की बिमला उसे टोकते हुए कहती है, अरे वाह, दामाद जी आए हैं। क्या बात है दामाद जी, कैसे आना हुआ? इन लोगों को बड़ी पंचायत है। वो बस ऐसे ही आंटी जी, सोचा कि केया को उसके पेरेंट्स से मिलवा दूं। सुना है आप खाना शाना बना रहे हैं,
तो सोचा रात का डिनर आप ही के यहाँ कर लेते हैं। बस 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उसकी बीवी और उसका एक बच्चा। तो मिलते हैं डिनर पर। ये सुनते ही प्रेम समझ गया था कि उसे क्या करना है, और अपने ससुराल के पहले ही दिन प्रेम वापस से अपने बैग को पैक करता है और किया से कहता है, एक लड़की के लिए अपने घर को छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, मुझे आज समझ में आया। किया कितना मुश्किल होता है एक नए घर में एडजस्ट करना। ना अपने पसंद का खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना घूम फिर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब आपका पति ही आपकी बातों को ना समझे तो कितना बुरा लगता होगा। कितनी मुश्किल होती है किसी और के घर में एडजस्ट करने में। मुझे आज समझ में आया किया, मैं कितना गलत था, कितना गलत ट्रीट किया मैंने तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो। जब प्रेम ये बात कह रहा था तब दरवाजे से ममता और संतोष अंदर आते हैं। अब लगता है मुझे कि मेरा तुझे यहाँ भेजने का आइडिया सफल रहा। अब बताओ प्रेम, क्या करती है कि यहाँ घर पर बैठकर? एक घर से दूसरे घर ही तो आई है, सड़क पर थोड़ी ना बैठी है कि नहीं? वैसे इस घर में भी एसी है, फ्रिज है, तो कितने दिनों के लिए रुक रहा है तू यहाँ? अपना घर अपना ही होता है मम्मी, और इतना बड़ा बलिदान सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है कि अपना घर, अपना परिवार छोड़कर किसी और के घर में आकर उस घर को अपना समझ सके। मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं किया। आई एम सॉरी। जिस घर में आप जैसी सास हो ममता जी, फिर उस घर में अपनी बेटी को भेजने के बाद उसकी चिंता करने की ज़रूरत किसी माँ को ना पड़े। आपने कितनी होशियारी से इन दोनों के बीच की अनबन हमेशा के लिए मिटा दी। तो इसी खुशी में आज डिनर आपके यहाँ हो जाए समधन जी, और खाना प्रेम बनाएगा। नहीं माँ। शन्नो, अरे कहाँ है, कहाँ रहती है आजकल, नजर ही नहीं आती। कहाँ जाऊंगी काकी, बस दोनों बच्चों की देखभाल में पूरा दिन बीत जाता है, समय ही नहीं मिलता। कल भैरव की पुण्यतिथि है, तुझे याद है ना? अरे काकी, ये भी कोई भूलने की बात है भला? मुझे सब याद है। कल ही के दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इस मनहूस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ? जी छोटा मत कर शन्नो, सब ऊपर वाले के खेल है। कल भैरव की पुण्यतिथि है और उसके 10 दिन बाद तेरी दीदी और जीजा जी की। अरे कौन जानता था कि किस्मत ये दिन भी दिखाएगी। भगवान ने जो किया वो अच्छा तो नहीं किया काकी, लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी मैं अपने बच्चों के साथ और बुरा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए अपने बेटे गौरव के साथ साथ मैंने अपनी बहन के बेटे अमन को भी अपना ही बेटा समझकर सीने से लगाकर पाला है। और देखा जाए तो मासी भी तो माँ होती है ना। अरे बड़ी हिम्मत वाली है रे शन्नो तू। ऐसी मुसीबत के समय पर तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आदमी के बिना अपनी औलाद को ही पालना मुश्किल होता है, और तूने तो अपनी बहन के लड़के को भी अपना लिया। देखो काकी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। जैसे भैरव के जाने के बाद हमारा जीवन सूना हो गया, वैसे ही दीदी जीजा जी के जाने के बाद इस अमन के जीवन में आखिर बच्चा ही क्या था। अगर मैं इसे गोद ना लेती तो न जाने क्या होता इस बच्चे का। मेरा तो सोच कर ही कलेजा कांप जाता है। अब तो ये दोनों ही मेरी जान है और जीने का मकसद भी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं इन बच्चों के लिए करूँगी, बाकी उनकी किस्मत है। ऊपर वाला इतना कठोर नहीं हो सकता। अब सब अच्छा ही होगा बिटिया, तुम बिल्कुल चिंता न करो और बस अपना फ़र्ज़ निभाती रहो। आज जीवन में कष्ट है, संघर्ष है। एक बार ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो तुम्हारे जीवन में खूब खूब शांति होगी। देखना, पलकों पर बिठा कर रखेंगे दोनों बेटे तुम्हें। शन्नो और उसकी बहन रज्जू की शादी एक ही शहर में हुई और जल्द ही दोनों एक एक बेटे की माँ बन गई। लेकिन दोनों बहनों की खुशियाँ शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी। पहले तो गंभीर बीमारी के कारण शन्नो के पति भैरव की मौत हो गई, जिसके कारण शन्नो अपने बेटे गौरव के साथ दुनिया में अकेली रह गई। बेचारी पति के मौत के गम से अभी उभरी भी नहीं थी कि अचानक दीदी जीजाजी की एक्सीडेंट में मौत होने की खबर आ गई, जिससे दुनिया ही उजड़ गई थी शन्नो की। लेकिन इस समय उसे अपने दुख से ज़्यादा रज्जू के नन्हे से बच्चे अमन की चिंता थी। माँ बाप के जाने के बाद वो तो बिल्कुल अनाथ हो गया था और वो अपनी बहन के बच्चे को एक अनाथ की तरह पालते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो रज्जू के बेटे अमन को भी अपने घर ले आई और दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश करने लगी। सबसे पहले तो मुझे कमाई का कोई साधन ढूंढना होगा।
ऐसे कैसे मैं अकेले 2-2 बच्चों की परवरिश कर पाऊंगी। शन्नू में कपड़े सिलने का हुनर था, इसलिए वो अपनी एक टेलरिंग शॉप खोल लेती है। भगवान की मेहर है कि मेरी दुकान अच्छी चल निकली है। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शन्नू के दोनों बेटे बड़े होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर बोया हुआ बीज फलदार पेड़ बन जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कुछ पेड़ों की चाहे जितनी देखभाल कर लो, लेकिन उनमें फल कभी नहीं आते। बेचारी शन्नू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन बच्चों को उसने मेहनत और संस्कारों के साथ पाला था, वो आने वाले समय में नालायक साबित होने वाले थे। गौरव, तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है बेटा। अब तू कोई नौकरी ढूंढ ले ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब मुझसे ना ज़्यादा देर बैठकर सिलाई का काम नहीं होता। ठीक है माँ, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं अमन से भी बात करती हूँ, उसे भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो तुम दोनों मिलकर मेरा सहारा बन सकते हो। अरे नहीं माँ, अमन की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभी से वो नौकरी के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद तो जीवन भर उसे नौकरी ही करनी है। तब तक मैं हूँ ना, घर के खर्चों में आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, ऐसे ही प्यार और अपनेपन से रहोगे ना तो हमेशा मजबूत रहोगे। तुम दोनों का प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और अपनी ताकत को हमेशा अपने साथ रखना। कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ हमेशा रहना। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, बहुत मेहनत कर लिया आपने, बहुत कष्ट सह लिए, लेकिन अब आपका सुख का समय आ गया है। अब आप देखना, हम दोनों भाई नौकरी करेंगे और आप घर में बैठकर आराम से राज करना। माँ की बात मानकर बड़े बेटे गौरव ने जल्दी ही एक नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छी तनख्वाह मिलने के कारण धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा था। माँ, कब तक आप हमें खाना बनाकर खिलाती रहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भैया के लिए एक सुंदर सी भाभी ले आनी चाहिए। बात तो तेरी ठीक है बेटा, जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर गौरव के हाथ पीले कर देते हैं। और वैसे भी गौरव की शादी होगी तभी तो तेरा नंबर आएगा। मैं सब समझ रही हूँ शैतान कि गौरव की शादी करवाने के लिए तू इतना उतावला क्यों हो रहा है। अरे माँ, क्या तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चू, मुझे फंसवा कर खुद कह रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। ठहर जा तू, मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद साल भर के अंदर तेरा भी बैंड ना बजवाया तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। भगवान, कभी नजर ना लगे मेरे दोनों बच्चों को किसी की। दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्द ही गौरव के लिए शन्नू को एक अच्छी लड़की मिल जाती है और इधर छोटे बेटे अमन की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। देखते ही देखते शन्नू के दिन बदलने लगे थे। घर में एक बहू आ गई थी और दोनों बेटों की कमाई आने के कारण घर के तो रंग ढंग ही बदल गए थे। अरे किसी चीज़ की कमी है क्या हम लोगों के घर में? एक एसी क्यों नहीं लगवा सकती मेरे कमरे में? गर्मी में तपना पड़ता है रोज़। एसी लगेगा तो फिर तीनों कमरों में लगेगा ना, अकेले तुम्हारे कमरे में तो नहीं लगेगा। और माँ इतनी फिजूल खर्ची करने की मुझे कभी इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, एसी लगाना फिजूल खर्ची है? इस हिसाब से तो सारी दुनिया फिजूल खर्ची कर रही है, एक तुम्हारी माँ को छोड़कर। देखो सीता, मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से पाल पोस कर हमें बड़ा किया है और वो पैसे की वैल्यू समझती है, इसीलिए फिजूल खर्ची करने के लिए हमें मना करती है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम इतने गरीब माँ के बेटे हो। और ठीक है ना, जब गरीबी थी तब थी, अब तो नहीं है ना। तुम्हारी माँ को ज़्यादा भूखमरी से जीने का शौक हो तो वो जिए, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने वाली हूँ, पहले से बता रही हूँ। देखो सीता, थोड़ा सा समझदारी से खर्च करने में बुराई क्या है, और माँ तो हमारा बुरा नहीं चाहती। अरे ये क्या बात हुई? अगर माँ का पल्लू पकड़ कर ही चलते रहना है तो ये आदमी शादी क्यों करते हैं? एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए? कोई भी चीज़ खरीदने को बोलो तो सबसे पहले माँ 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 बीच में आ जाती है। इसकी माँ ने बहुत गरीबी देखी, इसका मतलब बहू भी गरीबी में ही जिए। क्यों? ऊपर से जितनी भी सैलरी मिलती है पूरी की पूरी माँ के हाथ में ले जाकर थमा देते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो इनकी गरीब माँ ही इस घर पर राज करती रहेगी और मैं उनके आगे पीछे घूमती रह जाऊंगी। कुछ दिन बाद, सच बताइए गौरव, क्या अमन आपका सगा भाई नहीं है? अरे इतनी बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने मेरे परिवार से। अमन मेरा सगा भाई हो या सौतेला, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरे लिए अमन मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। जब मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है तो तुम्हें भी ये सब बातें अपने मन से लगाने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझ में और अमन में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अरे बेवकूफ़ हो तुम, पट्टी बंदी है तुम्हारी आंखों पर माँ के नाम की।
माँ क्या जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाली है? ये कड़वा सच है कि बड़े बुजुर्गों को हमसे पहले दुनिया छोड़कर जानी होती है। इसलिए समय रहते अपने जीवन में सुधार ले आओ, वरना बाद में सर पकड़ के रोओगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मैं कोई फिजूल की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसी ये दुनिया नहीं है। और तुम्हारा छोटा भाई हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कल को जब उसकी बीवी आएगी तो ज़रूरी नहीं ना कि वो तुम्हें अपने सगे जेठ की तरह मान सम्मान दे। और सौतेला सौतेला ही होता है। आज के ज़माने में सगे भाई को कोई पूछता नहीं, तुम्हें कौन पूछेगा। गौरव ने पत्नी की बातें सुनकर उसे दूसरे कान से निकाल दिया था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ को भी चिल्ला चिल्ला कर 100 बार बोला जाए ना तो वो भी सच्ची लगने लगता है। पत्नी सिया ने अब ये रोज़ का ही काम बना लिया था। गौरव के ऑफिस से लौटने के बाद वो वही सगे सौतेले वाली बातें लेकर बैठ जाती। बेटा आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही हूँ कोई ढंग की लड़की देखकर अमन की भी शादी कर दूँ। उसके बाद तुम अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लेना बेटा। मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा और मैं भार मुक्त हो जाऊंगी। माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हम बोझ है क्या आपके ऊपर? आपने हम दोनों को बोझ समझ कर पाला है? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बोझ नहीं हो, तुम तो मेरी जान हो। जब तुम्हारे पापा गए ना, मैंने तो तभी जीना ही छोड़ दिया था। बस अब तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ। अपने आप से एक वादा किया था कि तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बस इस कर्तव्य से मुक्त होने की बात कर रही हूँ बेटा। जल्दी ही छोटे अमन के लिए भी प्रेरणा नाम की एक लड़की मिल जाती है और शादी करके प्रेरणा शन्नू के घर आ जाती है। एक बात बताओ, गौरव भैया और भाभी का कमरा तो हमारे कमरे से बहुत सुंदर है। उनका कमरा हमसे बड़ा भी है और उनके कमरे में तो अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। ये तो बहुत गलत बात है ना कि मम्मी जी ने हमें ये छोटा सा कमरा दिया और भैया भाभी को वो आलीशान रूम दे रखा है। पत्नी की बात का अमन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद प्रेरणा को पता चलता है कि शन्नो अमन की मां नहीं मासी है और उसी दिन से शन्नो के मन में खटास पड़ जाती है। अब समझ में आया कि माँ जी ने हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया। अपने सगे बेटे को तो इतना बड़ा कमरा दे दिया और हमें ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा पकड़ा दिया। सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला, कोई लाख कहे वो फ़र्क नहीं करते, लेकिन फ़र्क तो महसूस हो ही जाता है। बेटा गौरव, अमन तुझसे छोटा है, अभी उसकी सैलरी भी तुझसे कम है। तो ऐसा कर बेटा, घर खर्च में तू ही ज़्यादा हिस्सा दे दिया कर। नई नई शादी है उसकी, कहीं घूमने फिरने में भी तो खर्च होता होगा ना। ये क्या बात हुई माँ जी? मैं देख रही हूँ आप तो हर समय बस अमन अमन करती रहती हैं। अगर बीवी के खर्च उठाने की हैसियत नहीं है तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब अगर शादी की है तो अपने खर्चे खुद उठाए। और माँ जी वो कौन सा आपका सगा बेटा है? आपने एहसान कर दिया जो पाल पोस दिया, अब उन्हें अपना देखने दो ना। आपको क्या लगता है भाभी, ये सगा और सौतेले का फ़र्क सिर्फ आप ही को महसूस हो रहा है, मुझे नहीं? अरे माँ जी तो पहले से ही सगे और सौतेले में फ़र्क करती आई हैं। अगर फ़र्क ना करती तो आपको इतना बड़ा कमरा और मुझे ये छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा थोड़ी ना देती। आप तो महारानियों की तरह अटैच बाथरूम वाला रूम इस्तेमाल कर रही हो और मुझे मिला है ये सीलन से भरा कोप भवन। बेटा मैंने तो तुम दोनों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये पुराने समय का बना हुआ मकान है। गौरव की शादी पहले हुई इसलिए उसको बड़ा कमरा मिल गया, तुम्हारी शादी बाद में हुई तो बचा हुआ कमरा तुम्हें दे दिया। इस तरह की बातों को अपने मन से क्यों लगाती हो बेटा? अच्छा, और भाभी को जो पुश्तैनी 9 लाख हार दिया है आपने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये मत कहना कि एक ही हार खरीदने की हैसियत थी इसलिए गौरव की शादी पहले हुई तो उसे दे दिया। बेटा देख, वो 9 लाख हार मुझे मेरी सास ने दिया था। गौरव की शादी के समय छोटा कमाता नहीं था और मैंने भी सालों से काम छोड़ दिया था तो हाथ तंग था, इसलिए उसे मैंने अपने जेवर दे दिए। तेरी शादी के समय तंगी नहीं थी इसलिए तुझे खरीद कर जेवर चढ़ाया। ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकती हो तुम? मैं ओछी बात नहीं कर रही हूँ माँ जी, अपना अधिकार मांग रही हूँ। अगर आप हमें सौतेला ना मानती तो ज़रूर अपने पुश्तैनी गहनों में से आधा हिस्सा मुझे देती। छोटी बहू, तुझे समझाना मेरे लिए संभव नहीं। मेरे मन में कोई खोट नहीं, बाकी तुम्हें जो सोचना है समझना है समझ सकती हो। कमरे में देख लिया आपने, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। और अभी दिन ही कितने हुए हैं अमन की शादी को
और उसकी बीवी ने अपने रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। अब इस घर की एकता ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी माँ भी ना अमन का ही साथ देगी। छोटा छोटा करके उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है अमन को। अरे 1 मिनट नहीं रह सकती माँ उसके बिना। अगर कल को इस घर के हिस्से करने की बात आई ना तो माँ जी अमन के साथ ही जाएंगे, आप देख लेना। मेरी बातें सुनने में कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ना सच बोलती हूँ। आप ही बताइए, अगर कल को आप में और गौरव भैया में से किसी एक को चुनना होगा तो माँ जी किसे चुनेंगी? अरे अपनी बहन के बेटे के लिए अपने सगे बेटे का साथ थोड़ी ना छोड़ देंगी। पालना पोसना अलग बात होती है और जीवन भर साथ निभाना अलग। ये छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? तुम ठीक कहती हो। शायद मैं ही अंधा था जो आज तक भैया भैया करके उनके प्रेम में पागल रहा। मुझे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सौतेला भाई कभी अपना नहीं हो सकता। देखो, वैसे तो तुम्हारी माँ के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ले देकर बस एक मकान है। अगर ये मकान भी हमारे हाथ से चला गया ना तो सोच लो हम जीवन भर क्या करेंगे। हमारे सर से तो छत भी छिन जाएगी। कानून भी तुम्हारे भाई को ही ये प्रॉपर्टी देगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि वो असली बेटे हैं तुम्हारी माँ के, तुम नहीं। तुम्हारा कोई क्लेम ही नहीं है इस प्रॉपर्टी पर। इसलिए समझदारी इसी में है कि माँ को अपनी तरफ करके ना आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हम क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे? जब से दोनों भाइयों की शादी हुई थी, न जाने शन्नो के घर की हवा में क्या जहर घुल गया था कि अब तो लगभग हर रोज़ ही घर में सगा, सौतेला, तेरा, मेरा जैसी बातों पर लड़ाई झगड़ा और बहस होती रहती। अरे शन्नो, क्या बात है? देख रही हूँ दिन पर दिन तेरी सेहत ढलती जा रही है। अरे तबीयत खराब रहती है तो जाकर डॉक्टर को दिखा ले। क्या बताऊँ काकी, मेरी तकलीफ़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसी बात क्यों करती है बिटिया? अरे काकी, सारी उम्र इस उम्मीद में बिताई कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो घर में सुख शांति आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिन बच्चों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, कल को वही बच्चे माँ का त्याग भुला देंगे। आपको पता है काकी, आजकल तो घर में रोज़ मकान के बंटवारे के लिए महाभारत हो रही है। दोनों को ऐसा लगता है कि मैं मकान दूसरे के नाम कर दूंगी, इसलिए कहते हैं कि मकान का बंटवारा करके उन्हें अलग कर दूं। शन्नो अभी काकी से बात कर रही थी कि अचानक वो चक्कर खाकर ज़मीन में गिर पड़ती है। काकी आनन फानन में शन्नो को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन आपको अब अपना पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। गौरव, अमन, यहाँ आओ बेटा, आज तुम्हें ख़ास बात बतानी है। इनसे मिलो, ये मेरे वकील साहब हैं। जब तुम दोनों अपने अपने हिस्से के लिए घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे ना, तब मैंने एक वसीयत बनाई थी। वकील साहब तुम्हें मेरी विल पढ़कर सुनाएंगे। देखिए, माता जी की वसीयत के अनुसार इनका जो मकान है वो आप दोनों के बीच में आधा आधा बांटा जाता है, लेकिन उस मकान के अलावा उनकी जो बाकी की 4 प्रॉपर्टी है उस पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इन्होंने उसके मालिकाना हक एक अनाथ आश्रम को ट्रांसफ़र कर दिए। क्या माँ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी और आप सारा जीवन खुद को गरीब कहती रही? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? आपके पास 4 प्रॉपर्टी है और वो आप किसी अनाथ आश्रम को क्यों दे रही है? उन पर तो हमारा अधिकार हुआ ना। माँ, आप तो सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। हमें तो हमेशा से यही पता था कि हमारी माँ बहुत गरीब है। आपके पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि बेटा, प्रॉपर्टी से पेट नहीं भरता। सिलाई में अपना घर चलाने के लिए करती थी और वो प्रॉपर्टी मैंने जीवन भर इसलिए बचा कर रखी ताकि समय आने पर वो प्रॉपर्टी तुम दोनों के काम आ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे ऐसे निकलेंगे। खैर, तुम मेरी प्रॉपर्टी के लायक नहीं हो। वो प्रॉपर्टी अब अनाथ बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के काम आएगी। गौरव और अमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। भरी दोपहरी में अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में फंसाकर मोहल्ले के बीचों बीच से शगुन अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर लेकर जाती है। ये मैंने अभी क्या देखा? वो शगुन ही थी ना? शर्मा जी के लड़कों ने तो हद ही कर दी। इतनी भी क्या काम चोरी कि सिलेंडर तक घर की बहू को खुद उठाकर लाना पड़ रहा है। अब किसी घर की बहू साड़ी में अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर जाएगी तो लोग तो बातें बनाएंगी, पर बेचारी शगुन करती भी तो क्या। शगुन शर्मा निवास की बड़ी बहू थी और अपने पति से परेशान थी।
यूं तो शर्मा जी के 2 बेटे थे, पर दोनों बेटों में से कोई भी दुकान जाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। एक रोज जब शगुन किचन में खाना बना रही थी, तभी निशान का फोन बजता है। क्या जी, क्या करनी है ऑनलाइन पेमेंट? ये सब ना चौंचले है जी। मैं आ रहा हूँ दुकान, आप गले पर पैसे चुकाइए। हैं? हाँ जी, कैश नहीं है। इतना झूठ, हम तो कैश ही लेंगे जी। ये कहकर निशान फोन कट कर देता है। एक तो 1 महीने बाद उधार चुकाने आते हैं, उसमें भी इतने ड्रामा। कब तक ऐसे चलेगा? आजकल तो ठेले वाले के पास भी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है और आप उसी ज़माने में चल रहे हैं। हमारा देश कैशलेस होता जा रहा है, किसी के पास कैश नहीं होता आजकल। कैश लेस नहीं, कैश ही लेस हो गया है। ये सब ना चौंचले है, बहाने हैं पैसे ना चुकाने के। मैं जानता हूँ इन लोगों को, मुझे मत सिखाओ तुम। तो एक काम करते हैं, बगल वाली नीता आंटी के नंबर पर पैसे भेजने के लिए कह दीजिए उस कस्टमर को। और पैसे बीच में फंस गए तो फिर ना तो नीता आंटी हमें पैसे वापस करेगी, ना वो कस्टमर। अरे तुम तो और फंसाने वाली बातें करने लग जाती हो शगुन। तुम ना रसोई संभालो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। हम मर्दों का काम हम पर छोड़ दो। तो कुछ ऐसे थे शर्मा परिवार के बेटे, जो आज की तकनीक को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और इन सब से अछूती थे। हर रोज़ की तरह निशान 10 बजे काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा प्रेम, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, तो आराम से दोपहर का खाना खा कर ही आ जाना। हाँ हाँ भैया, आप जाओ, मैं हूं ना। ये सुनते ही किचन में काम करती हुई शगुन खुद में बड़बड़ाने लगती है। इस घर पर रखा फर्नीचर जितनी मेरी मदद कर सकता है, उतना ही प्रेम करता है। इससे अच्छा दोनों ही दुकान चले जाए। पर पता नहीं हर वक्त दोनों में से कोई एक घर पर ही क्यों रहता है। अरे घर पर रुके तो मदद करे मेरी, पर नहीं जी, ये दोनों भाई किसी काम की ही नहीं है। निशान के जाने के बाद शगुन दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए फ्रिज से सब्जियां निकाल रही थी। तभी एक नींबू फ्रिज के नीचे चला जाता है। एक ही तो नींबू था, वो भी नीचे चला गया। अब प्रेम को बाजार से नींबू लाने को कहूंगी तो वो लाएगा नहीं। इसे ही निकालती हूँ। पूरे 10 मिनट शगुन इसी कोशिश में लगी रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। प्रेम जरा आना तो, ये फ्रिज खसकाने में मेरी मदद कर दो। ये सब क्या फालतू काम है भाभी, औरतों को ना बस झंझट बढ़ानी आती है। ये सब चोंचले हैं। बेचारी शगुन एक हाथ से फ्रिज उठाने की कोशिश करती है और दूसरा हाथ फ्रिज के नीचे डालती है और फ्रिज का सारा वजन उसके हाथ पर आ जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। रात के वक्त घूम फिर कर एक खाना बनाने का ही तो काम करती हो तुम, उससे भी छुटकारा पा लिया। अरे क्या ज़रूरत थी फ्रिज को हाथ लगाने की? बाजार से जाकर एक नींबू ले आती। वैसे क्या ही ज़रूरत थी, बिन नींबू के खाना नहीं बनता क्या? जो होना था वो हो गया। रसोई का काम तो आप दोनों करेंगे नहीं और मैं खाना बनाने योग्य रही नहीं। दोनों भाई उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ना ही खाना बाहर से मंगवाते हैं, ना ही किचन में खाना बनाने जाते हैं। एक काम वाली भी नहीं रखेंगी ये लोग। जब तक मेरा हाथ ठीक होगा, कहीं भूख से ही ना मर जाऊं मैं। एक आइडिया आया, मैं शादी कर लेता हूँ, फिर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी तो हमें खाना परोस ही देगी भैया। दोनों भाई मिलकर प्रेम के लिए लड़की की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें नेहा का रिश्ता प्रेम के लिए मिल जाता है। लड़की वाले प्रेम को देखने घर आते हैं। मानना पड़ेगा भाई, संस्कारी लोग हैं आप लोग। इस घर में हमारी बेटी को जिठानी के रूप में बड़ी बहन का प्यार भी मिलेगा। रसोई के दरवाजे के पीछे छुपकर शगुन बार बार नेहा को शादी के लिए मना करने का इशारा करती रहती है, पर नेहा तो कुछ समझ ही नहीं पाती और शादी करके इस घर का एक हिस्सा बन जाती है। रात के फेरे खत्म कर जैसे ही नेहा अपने ससुराल में पहला कदम रखती है कि घर की बिजली चली जाती है। लो, चली गई बिजली। अरे आ जाएगी बेटा, कोई बात नहीं। बिल ही नहीं भरा तो कहाँ से आएगी आंटी जी? शादी की तैयारियों में मैं भूल ही गई थी कि बिजली विभाग भी जाना है। अरे जाओ बेटा निशांत, तुम बिल भराओ। मैं तो दुकान संभालने का काम करता हूँ ना आंटी जी। ये सब भी मैं ही करूँ? शगुन है ना, वो देख लेगी। जाओ शगुन, बिल भर कर आओ। मेरे मायके वालों की नहीं है बिजली ऑफिस। ऑफिस खुलने बंद होने का एक वक्त होता है। ये सब ना चोंचले है, तुम जाओ तो। और रात के 10 बजे बेचारी शगुन को घर का बिजली का बिल भरने जाना पड़ता है। अब समझ में आया कि नेक के वक्त भाभी जी मुझे इशारा कर करके क्या बताना चाह रही थी।
अगली सुबह रसोई में। इस घर में खाना बनाने की विधि, बाहर का सारा काम औरतों को ही करना पड़ता है, क्योंकि ना ही निशांत और ना ही प्रेम बाहर का कोई भी काम जानते हैं। फ़ोन से भी बिल भरा जा सकता है, पर इन्हें तो ये बात समझ में आती नहीं। इसी कारण तो मुझे रात को बिल भरने जाना पड़ा। पर प्रेम जी तो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हैं। मछली कितना भी परफ्यूम लगा लेना नेहा, बदन उसका महकेगा नहीं, और ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। नेहा सभी को नाश्ता परोसती है। सभी नाश्ता कर रहे थे कि नेहा कहती है, वो प्रेम जी, मैं क्या कह रही थी कि क्या हम 1 महीने के लिए एक काम वाली रख सकते हैं, क्योंकि अगले महीने मेरे एग्ज़ाम है। भाभी का प्लास्टर तो अब तक उतरा नहीं, फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी ना। अरे अरे, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? काम वाली को रख कर क्यों खर्च करना है? और तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अब हम दोनों ही तो देख लो कमा रहे हैं ना, पर पढ़ाई तो हम दोनों ने नहीं की। बट आपने तो मुझे अपनी डिग्री दिखाई थी प्रेम जी। अरे वो तो नकली डिग्री थी नेहा, अब तो शादी हो गई, अब क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी आप सही थी। और उसी वक्त निशांत का फ़ोन बजना शुरू होता है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या आप आ रही हैं? हाँ हाँ बुआ जी, आप ही का घर है, बिल्कुल आइए। माँ बाप के बाद तो हमारे लिए जो है आप ही हैं। देख लो तुम दोनों, कल हमारी बुआ जी आने वाली हैं, उनका हमारे सिवा कोई नहीं और हमारा उनके सिवा, तो ज़रा अच्छे से उनकी खातिरदारी करना। ये कहकर फौरन निशांत भूल भी जाता है और अगले दिन अपने दुकान चला जाता है। अब किसे ही मतलब कि बुआ जी स्टेशन से घर पहुंचेगी कैसे, और हमेशा की तरह इस घर की बहुएं ही स्टेशन पर बुआ जी को लेने जाती हैं। अरे बेटा, कितनी प्यारी हो तुम दोनों, पहली बार देख रही हूँ मैं तुझे। जीती रहो जीती रहो। वैसे मेरे भतीजे क्यों नहीं आए मुझे लेने, तुम दोनों आ गई। घर चली बुआ जी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये सामान कैसे जाएगा घर? हम है ना। और बेचारी दोनों बहुएं अपनी बुआ सास का सामान लेकर घर के बाहर पहुंचती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें टोकते हुए कहती हैं, अरे सुशीला, तू बड़े दिनों बाद। अरे लीला, कैसी है तू? तू तो काफ़ी मोटी हो गई है। चल अब अच्छा है तू आ गई ना, अब बेचारी तेरी बहुओं को और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। नाम की औरतें हैं बेचारी, या सही कहूँ ना तो तेरे भतीजे नाम के मर्द हैं। बाहर का एक काम नहीं आता उनको, दिन रात ये बहुएं सारा काम करती है, ऊपर से घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। रात को आते ही इन्हें 4 बातें सुनाते हैं और सो जाते हैं। ये लीला क्या कह रही है बहू, ये सब सच है क्या? हाँ बुआ जी, वो क्या है ना, ये दोनों कमाते हैं तो इनका मानना है कि काम तो सिर्फ ये दोनों ही कर रहे हैं। अंदर चलो दोनों। अंदर जाकर सबसे पहले सुशीला अपनी बहुओं को यही कहती है कि उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। काम? अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर का काम कौन करेगा बुआ जी? और ये दोनों तो कभी हमें काम वाली रखने ही नहीं देंगे, तो सब कुछ कैसे होगा बुआ जी? पहली बार में बड़ा कदम उठाया नहीं जाता बहू। तुम दोनों वो आजकल के नए चलन में नहीं है क्या, घर से केक बनाना, बकरी का काम, वही करो। आपका मतलब है बेकरी बुआ जी? हाँ हाँ वही बहू, घर से केक बनाकर बेचो, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो धीरे धीरे तुम दोनों की इज्जत भी लौट आने लगेगी। अपनी बुआ जी के आगे चाहकर भी निशांत और प्रेम कुछ नहीं बोल पाते और दोनों बहुएं घर से ही काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ दिनों बाद एसी वाला घर पर आता है और एसी चेक करता है। दीदी, आपके रूम का एसी तो सही है, फिर भैया ने मुझे आपके रूम का एसी चेक करने के लिए क्यों बोला? सत्यानाश, एक काम भी नहीं होता यहाँ पर किसी से। मेरे रूम का एसी खराब नहीं है भैया, मेरी देवरानी के कमरे का एसी खराब है। ये अभी घर के किसी काम को देखे तब ना इन्हें खबर हो। आप जाइए वो वाले कमरे में। तो तुम क्या चाहती हो, ये सब काम भी मैं ही करना शुरू कर दूं? तो दुकान में कौन जाएगा, मेरा साला? हाँ, अगर वो जाएगा ना तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ अपनी बेकरी का काम भी कर लेती हूँ, मार्केट का काम भी कर लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, और आपसे कुछ कह दो तो आपको सब चोंचले लगते हैं। देख रहा है प्रेम, औरतों का यही है, 2 पैसे कमाने क्या लगी, मुंह से कैसे फटाफट बोली निकल रही है। ये घर है ना तेरे बेकरी के पैसों से नहीं चलता,
दुकान के पैसों से चलता है, अपने पैसों की खाता हूं मैं। इतना सब होने के बाद भी निशांत और प्रेम की सोच तो वहीं की वहीं रही। फिर एक संडे सभी घर पर पिकनिक करने की सोचते हैं। जाओ नेहा, तुम नाश्ता बना लो। चलिए भाभी। नेहा किचन में जाती है और स्टोव ऑन करती है। बाहर बता दो सभी को कि गैस खत्म हो गया है। हॉल में बैठा प्रेम ये सुनकर चिढ़ जाता है। और चलाओ बेकरी, देखा बुआ, इसीलिए मैं मना कर रहा था। हो गया, बोल लिया, अब बचने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया तुम दोनों का। और शगुन सीधा घर से बाहर निकल जाती है। भरी दोपहरे में अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में फंसाकर मोहल्ले के बीचों बीच से शगुन अपने कंधे पर सिलेंडर उठाकर अपने घर लेकर आती है। ये मैंने अभी क्या देखा? वो शगुन ही थी ना? शर्मा जी के लड़कों ने तो हद कर दी। इतनी भी क्या काम चोरी कि सिलेंडर तक घर की बहू को खुद उठाकर लाना पड़ रहा है। अब बन जाएगा ना खाना? मुझे तुम चारों से कुछ बात करनी है। बहुत खातिर की बहुओं ने मेरी, बहुत अच्छे से दोनों घर और बाहर दोनों का काम संभाल लेती हैं, पर तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। देखो अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब ये पिंजरे का पंछी उड़ जाए, इसीलिए मैं यहाँ आई थी अपनी संपत्ति किसी योग्य इंसान के हवाले करने। और मैंने सोच लिया है कि ये संपत्ति मैं किसे दूंगी। हमारी मेहनत रंग लाई भाभी। अब बुआ जी की प्रॉपर्टी हमारी, हमें अपने पतियों का मोहताज नहीं रहना होगा। तभी सुशीला कहती है, और मैं अपनी 1 करोड़ की जायदाद देती हूँ मेरे भांजों को। जिन लड़कों ने कभी कोई बाहर का काम नहीं किया था, जिन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, वो क्या ही पेपर्स पढ़ते। दोनों खुशी खुशी संपत्ति अपनी समझकर पेपर्स अपने कमरे में ले जाते हैं। अगली सुबह, छोटी बहू, बड़ी बहू, ज़रा इधर आना तो। सुशीला की आवाज़ सुनकर दोनों हॉल में आती हैं। प्रॉपर्टी दी है उन्हें और काम करें हम, वाह भाई वाह। एक काम करो तुम दोनों, ये लो लिस्ट, इसमें कुछ चीज़ें हैं। कुछ मार्केट से सब्जी लानी है, कुछ सामान राशन वाले के यहाँ से। देख लो कौन क्या लाओगी। मुझे ना गैस हो रही है, तब तक मैं अभी एक चक्कर लगा कर आती हूँ। तीनों औरतें घर से चली जाती हैं और इत्तेफाक से उसी वक्त 2 बहुरूपिये प्रेम और निशांत को ठगने पहुँचते हैं। पूरी नजर है मेरी इन दोनों पर, दोनों एक नंबर के गवार है। बाप का जमा जमाया दुकान है तो बस दोनों बैठ जाते हैं। कल रात ही इस निशांत की बुआ ने इसे करोड़ों की संपत्ति दी है, बस वो प्रॉपर्टी अपना नाम करवा लूँ। फिर तू कौन मैं कौन। घर पर कोई है? कौन है? अरे नेहा देखो तो कौन आवाज़ दे रहा है। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये। विनीत की आवाज़ सुनकर दोनों भाई हॉल में आते हैं। हेलो सर, मैं फिलिपियन बैंक से हूँ। हमारे बैंक में सुशीला जी का अकाउंट है, वो रेगुलर कस्टमर है हमारी। मैं सुशीला जी का लॉयर हूँ। मैम ने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए थे। उन्हें अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए भी आप लोगों के नाम करने थे, पर वो काम लास्ट में रह गया था। तो आप हमें वो पेपर्स ला कर दीजिए, हम वो अमाउंट भी प्रॉपर्टी के साथ ऐड कर देंगे और आपको उसके लिए पेपर्स भी साइन करने होंगे। प्रेम और निशांत ने कभी बाहर का काम तो किया ही नहीं था, इसलिए उन्हें इन चीज़ों की जानकारी भी नहीं थी। वो अंदर से पेपर्स लाकर विनीत को दे देते हैं और उनके दिए हुए पेपर्स पर दस्तखत भी कर देते हैं। हो गया काम, चलिए नमस्ते। शगुन को लगता है कि मैं गवार हूँ, देखो कैसे बुआ का काम करवा दिया। अब उनके खाते के पैसे भी हमारी प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएंगे। कुछ देर बाद तीनों घर पहुंचती है और इस बारे में निशांत सुशीला को बताता है। सत्यानाश, तू पागल है क्या? ऐसे ही किसी दिन अपने डेथ वारंट पर भी दस्तखत कर देगा तू। अरे वो ठग गए तुझे, ऐसी कोई बैंक है ही नहीं, ना मेरा ऐसा कोई खाता है। अरे पैसे तो ऐसे भी मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती, उसके लिए पेपर्स थोड़ी ना बनाने पड़ते हैं। और इतने बड़े नुकसान के बाद प्रेम और निशांत की आंखें खुल जाती है। ये क्या हो गया हमसे? ये सब मेरे ही कारण हुआ। मुझे ही बाहर की चीज़ों की जानकारी चोचलापंती लगती थी। अब क्या होगा? आज नेहा तुम घर पर होती तो इतना बड़ा घाटा नहीं होता हमें। अब हम इन चीज़ों को सीखेंगे। बहुत हुआ, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता।
मैं जानती थी तुम दोनों इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर की समझ ही नहीं है। वो तो मेरी बहुओं को है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नकली पेपर्स दिए थे। असली चूना तो उन चूना लगाने वालों को लगा है। असली पेपर्स तो मेरे पास हैं और अपनी संपत्ति मैं अपनी दोनों बहुओं के नाम करती हूँ। और सही डिसीजन लेती हुई सुशीला जी अपनी बहुओं को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाकर वापस लौट जाती हैं। इस हादसे से दोनों भाई ऐसा सबक लेते हैं कि फिर कभी अपनी पत्नियों के अगेंस्ट नहीं जाते।